प्याजे के नजरिए में इर्तिकाए फहम के अमल का इतलाक। इसे हम आज देखेंगे कि प्याजे के नजरिए के मुताले से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह बच्चे अपने बारे में सोचता है और मसाइल हल करने पर तवज्जो मरकूज करता है। अगर हम बच्चे के ख्यालात जानने की कोशिश करें अगर, तो हम उनकी सलाहियत के मुताबिक मौजू और मुनासिब तरीक़े तदरीस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पॉइंट नंबर 1 है कि एक जमात में मुख्तलिफ फिक्री सतह के हामिल बच्चे होते हैं जिनकी मालूमात भी मुख्तलिफ होती है। बहैसियत मौलिम हमें ये समझना चाहिए कि हर बच्चा एक ही जहनी सतह का हामिल नहीं होता। कोई बच्चा आला जहनी सतह का होता है और कोई जो है तो औसत, नीज कोई अदना सतह का हामिल। मौलिम को हर बच्चे की जहनी सतह और फिक्री सलाहियत को समझने की कोशिश करना चाहिए, तभी कहीं जाकर बच्चे भी अपने मौलिम पर अपनी फिक्री सलाहियत जाहिर करे जाएंगे। मौलिम को ऐसे तरीक़े तदरीस का इंतखाब करना चाहिए जो तुलबा की सलाहियतों को फरोग दे सके। तुलबा के लिए साजगार माहौल तैयार किया जाना चाहिए। बच्चा महज इस वजह से तालीम ना छोड़ दे कि उसे स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो उसे समझ नहीं पाता इस वजह से। तीसरा यह कि प्याजे के मुताबिक अगर हर शख्स को अपने सोचने की सलाहियत की नशोनुमा करनी चाहिए, और आमोदिश एक तकलीफी अमल है, क्रिएटिव प्रोसेस। जब बच्चे की जहानत नशोनुमा जाती है तो हमें उसे मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस रखना चाहिए। बच्चा जो इल्म हासिल करता है वो उसके जहन में महफूज हो जाना चाहिए। स्कूली तालीम दुनिया के तजुर्बात का छोटा अक्स है। इब्तदाई तालीम की सतह पर भी बच्चे के तालीमी तजुर्बात को महज उसकी जिस्मानी नशोनुमा तक महदूद नहीं रखना चाहिए। प्याजे के तरीके पर अमल करते हुए मुअल्लिम ये तय कर सकता है कि कोई भी निसाब बच्चे की उम्र के मुताबिक फायदेमंद है या नहीं। एक नई तहकीक से ये भी पता चला है कि एक ही जमात और एक ही उम्र के बच्चों के जमा तफरीक और ज़रब तकसीम के अमल की तफहीम में यकसानियत नहीं होती। कि ज़रब तकसीम और माइनस प्लस भी अगर जब करेगा तो वो भी यकसा नहीं होता, कोई किसी के मेथड से अलग कर लेता है या किसी का जवाब अलग आता है। तलबा ठोस कारकर्दगी के मरहले के बाद ज्यादातर तरीके से बेहतर तरीके से जमा तफरीक ज़रब और तकसीम का अमल कर सकते हैं। इल्म रियाजी की सरगर्मी की सलाहियत का इन्हिसार डिपेंड जो होता है तो रियाजी की महारत के इतलाक पर होता है। मौलिम को इस मरहले पर बच्चों के नशोनुमा के मखसूस मरहले को मद्देनजर रखना चाहिए। प्याजे के मुताबिक किसी मर्द की आमोदिश की सलाहियत निसाब में पाई जाने वाली तनु तफल मरकूज तालीमी निज़ाम, फितरी हालात और मुनासिब कदर पैमाई बच्चे की नशोनुमा के अहम अवामिल होते हैं। प्याजे के नजरिए में तरक्की के लिए हयातियाती बलोगत और आमादगी को भी अहमियत दी गई है। अब देखते हैं कि वाइगोट्स की, तो उसका देखिए पूरा नाम क्या है यहाँ पर। तो लेव सैम्योनोविच वाइगोट्स्की जो है, तो वाइगोट्स्की एक रूसी, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे ये, रूसी। और प्याजे जो थे तो स्विस साइकोलॉजिस्ट। तो ये रूसी माहिर नफ्सियात थे, वो मगरबी रूस, बेलारूस में 1896 में पैदा हुए और 38 बरस की, 38 उम्र की खलील उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। मतलब बहुत कम उम्र में ही दुनिया से वो रुखसत हो गए। इसके मरने के बाद लोगों ने इसके नजरिए को समझा और दुनिया में फैला दिया। उसने जो कुछ नजरिए पेश किए उसे समाजी तहजीबी नजरिए यानी कि सोशो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है। उसने अपने नजरिए की बुनियाद इस बात पर रखी थी कि तरक्की और आमद का अमल बच्चे और इल्म वाले शख्स के दरमियान होने वाले ताउन के जरिए होता है। बच्चा जो कुछ सीखता है वो बाहमी ताउन का नतीजा होता है, और हकीकत में ये एक अमल होता है। उस जमाने में यही तरीका हर सो अपनाया जाता है और समाजी ताउन को शख्सी तरक्की का अहम जुज करार दिया जाता है। उसके बाद है कि नेक्स्ट, वाइगोट्स की समाजी तश्कील आमिल का हामी तस्वुर किया जाता है। उसके मुताबिक बच्चों में आला दर्जे के आमाल और आला दर्जे की सोच उसके सरपरस्त हमजोली और समाज के दीगर लोगों की वजह से पैदा होती है। उसके मुताबिक इल्म की तरक्की का दारोमदार लोगों के दरमियान बाहमी ताउन यानी कि बैनुल अमल और बहस व मुआहिजा के जरिए किसी मसले को समझना। मतलब क्या हो गया, डिस्कशन, डिस्कशन हो गया, बाहमी ताउन जो कि रेसिप्रोकल हो गया, बाहमी। और उसी तरह से सोशल, सोशो कल्चरल तो समाजी ताउन। तो ये चीजों के जरिए ही हमको समझ में आ जाता है कि ये वाइगोट्स्की के ताल्लुक से बात की जा रही है। जितने भी होते हैं तो बहस मुबाहिसे के जरिए किसी मसले को गौर से समझना और उसे हल करने करने में मुजमिर जो होता है। बच्चा हर काम जैसे कि चलना, पढ़ना, लिखना और गौर व फिक्र करना भी किसी बावस्फ शख्स के जरिए सीखता है। आप अपने बचपन का तस्वीर करेंगे, आपने किस तरह चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना कैसे सीखा, किसने मदद की, कैसे की।
इस तरह के बैनुल अमल को बहस मुबाहिसा मुख्तलिफ तरीकों और अलग अलग वसाइल के जरिए से होता है। ये सब हकीकी वसाइल और अंदरूनी नफ्सियात अमल से गुजरता है और बाद में दाखिली नफ्सियात अमल की रागिब तरफ रागिब होता है। तो दाखिली नफ्सियाती अमल या बैनुल अमल बच्चा और लोगों के दरमियान जैसे खानदान हमजोल और हमजोलियों स्कूल मीडिया वगैरह में होता है, जिसकी मदद से बच्चे अदराक की तरक्की होती है। और अंदरून नफ्सियात अमल जैसे कि बच्चा खुद से बात करता है या उसकी जाती गुफ्तगू, बच्चा अपने जाती ख्यालात और अमाल पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। और अंदरूनी और दाखिली नफ्सियाती अमाल का दारोमदार बच्चे की तवज्जो मुंतकी सोच और तसव्वुरात के बनने पर होता है। वाइगोत्स्की के नजरिए के मुताबिक बच्चा जो जुबान है तो आमोजिश का अहम अलामती तरीक़ाकार है। तो जुबान के जरिए बच्चा अपने ख्यालात, नजरियात और एहसासात का इजहार भी करता है, सवालात करता है और ख्यालात और तफहीम की जमात बंदी कर सकता है। जब हमारे जहन में कोई ख्याल आता है तो वो ख्याल अल्फाज के घोड़े पर सवार होकर आता है। अल्फाज के बगैर कोई ख्याल मरई शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। वाइगोत्स्की के मुताबिक गुफ्तगू तफहीम की नशोनुमा को तहरीक देती है, खुद कलामी की मसले को हल करने और शख्सी रवैये के मुंजमद काम करने का तरीका काम करती है। तो वाइगोट्स्की इस बात की जोर पर ये तायद भी करते थे कि 3 साल की उम्र तक बच्चों की जबान और सोच एक जैसी होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि 3 साल की उम्र तक बच्चों की जुबान और सोच एक जैसी होती है। बा अल्फाज दीगर 3 साल के बाद बच्चे की जुबान और ख्यालात यकजा होकर उसके बोलने की सलाहियत को उजागर करते हैं। वाइगोट्स्की ने इस जुबान की तरक्की के बहुत सारे मराहिल भी पेश किए। उसके मुताबिक बच्चा सबसे पहले किसी लफ्ज का तलफ़्फ़ुज़ सीखता है। बच्चा अपने अतराफ अपने आप में जो कुछ आवाजें सुनता है उसे दोहराता है, उसका अपना तलफ़्फ़ुज़ समाजी बैनुल अमल जैसे कि सरपरस्त हमजोलियों वगैरह से कायम होता है। और पहले पहले वो आसान अल्फाज को दोहराता है, बाद में मुश्किल की तरफ जुमले सीखता है। उसके बाद वो अल्फाज और जुमलों का मानी और मतलब समझने लगता है। इसके बाद जुबान के ढांचे से हानि कवायद से वाकिफ होता है और बतदरीज जुबान सीखता है। उसके बाद वो उससे भी वाकिफ हो जाता है कि कौन से अल्फाज को इस्तेमाल करे, कहाँ पर करना है, किस तरह करना है, क्यों करना है। इस तरह से वो मयारी जुबान को सीख लेता है। अभी हम देखते हैं तरक्की का दरमियानी हल्का मतलब ZPD जो होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, समाजी तहजीब नजरी में एक अहम तस्वुर तरक्की का दरमियानी हल्का भी है। वाइगोट्स्की के मुताबिक हकीकी तरक्की जो तालिब इल्म अस खुद अपने मसले को हल कर सके, और मुमकिन तरक्की जो तालिब इल्म किसी मदद से हासिल करता है, उसके दरमियान ये मरहला होता है। इस तरक्की का दरमियानी हल्का कहते हैं तो तालिब इल्म अपने तौर पर कोई इल्म या महारत हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसे किसी की रहबरी की जरूरत होती है। वाइगोट्स्की का ये बहुत अहम तस्वुर है जिसमें तालिब इल्म को किसी माहिर की मदद हासिल हो तो वो अपने तौर पर तरक्की कर सकता है। वाइगोत्स्की का इस बात से इत्तेफाक के जब तालिब इल्म तरक्की के दरमियाने हलके में होता है तो उसे मखसूस मदद या सहारा दिया जाए तो अपने मकसद को हासिल कर सकता है। इस मदद को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, जो होती है इमारत की तामीर में जो सहारे के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इमारत की तामीर में जब तक लकड़ियों का टेम्पररी और बाद में आर्जी तौर पर जो होता है बाद में वो हटा दिया तो वो बराबर से होती है। कहा जाता है कि वाइगोट्स्की ने इस इस्तेलाह का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन 1976 में वुड नामी माहिर नफ्सियात ने उसे इस्तेमाल किया। कि ऐसी एग्जाम्पल वाइगोट्स्की ने तो नहीं दिया था, लेकिन वुड ने उसको, वुड यानी लकड़ी होती है तो लकड़ी से याद रख लेना है, वुड नामी माहिर नफ्सियात से उन्होंने इस्तेमाल किया। जिस तरह इमारत तज़यीन कारी के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो उन्हें निकाल लिया जाता है, तो इस तरह जब तक किसी तालिब इल्म को मदद की जरूरत है उसे मदद की जाए, और जब वो खुद सीखने के काबिल हो जाए तो उसका सहारा ये निकल दिया जाए। तो देखिए यहाँ पर ये स्कैफोल्डिंग का देखिए इस तरह से है कि ये जोन ऑफ ए क्या है, स्टफ लर्नर कैन डू, ZPD क्या है जहाँ पर वो सपोर्ट से कर सकता है, और बी डायरेक्ट जो नहीं कर सकता, कांट डू इवन विद सपोर्ट, तो उसको सपोर्ट सहारा लगेगा। इस तरह से साइकिल चलाते वक्त में इसको सहारा दिया जा रहा है और बाद में वो खुद से चला रहा है। इस तरह तो उसमें लकड़ी की मिसाल वुड ने दिया है। वाइगोट्स्की के नजरिए के तालीमी इतलाक क्या है कि आज के दौर में सबसे बड़ा मसला तलबा के बाहमी ताउन का है। इसलिए इस नजरिए पर अमल करे तो आमोजिश में बेहतरी लाई जा सकती है। बच्चों की कोशिश को स्कैफोल्ड की तरह सहारा दे, जैसे मुजाहराती तरीका किसी मसले को आसान करके बताना, तलबा की बाज रस्सी मुसलसल की जाए, किसी मसले को तरक्की की दरमियानी सूरत यानी ZPD में पेश किया जाए ताकि बच्चे अपनी तरक्की में दरपेश रुकावटों को आसानी से हल कर सके। असातिज़ा को चाहिए कि किसी तस्वुर की वजाहत करते वक्त में हकीकी जिंदगी से वाबस्ता मिसालें पेश करे और मुसद्दिक़ा बात ही पेश करे। असातिज़ा को यह भी चाहिए कि तलबा की सलाहियतों पर एतमाद करे और उन्हें मुजाहरे के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े फराहम करे।
तलबा की आमोजिश में समाजी तहजीबी सयाक अहमियत का हामिल होता है। असातिज़ा इदराक की तरक्की में उसे अहमियत दे। हमजोलियों के जरिए तदरीस का अमल कार्य किया जाए और तशखीस हमा इदराकी तजुर्बाती गौर व फिक्र को फरोग दिया जाए। अब हम देखेंगे कोलबर्ग का तरीका, लेकिन उससे पहले हम एक प्याजे का तरीका जो स्टेप था वो एक मर्तबा देख लेते हैं। प्याजे का नजरिए में फिक्री अमल के बुनियादी अवामिल हमें देखना है कि प्याजे के नजरिए में फिक्री अमल के बुनियादी अवामिल क्या होते हैं। बलोगत, सरगर्मी, समाजी तजुर्बात का अहम इश्तराक, इर्तिकाए फहम पर असर होता है। लेकिन इस असर अंदोजी पर हमारा रद्दमल क्या होता है, उसे प्याजे ने समझाने की कोशिश की है। वो कहता है कि हर इंसान में दो बुनियादी अवामिल मौजूद होते हैं। दो बुनियादी अवामिल कौन से हैं? एक होता है तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा क्या होता है कि मवाफिकत। ये दो अवामिल। अब हम इसको समझते हैं, तंजीम और मवाफिकत के क्या अवामिल है। तो देखिए, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन यानी अनुकूलन और संगठन, ये दो अवामिल इक्विलिब्रेशन के। तो अब हम देखते हैं उसमें सबसे पहले तंजीम में कि हर शख्स, हर इंसान में पैदाइश के बाद ही से जो फिक्री अमल शुरू हो जाते हैं उसके रवैये और सोच के इस्तेकाम और तंजीम की वजह से होता है। इंसान में उसे नफ्सियाती तौर पर अंजाम देने की कुव्वत होती है। यही मुख्तलिफ हालात हम में हमारा रद्द अमल होता है। एक शीरख्वार बच्चा अगर किसी चीज को देखता है तो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों काम एक साथ नहीं अंजाम दे सकता। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो दोनों काम एक साथ करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। लेकिन ये दोनों काम एक दूसरे से मुख्तलिफ नोयत के हैं। प्याजे ने इस नफ्सियाती खसूसियत को एक खाके से ताबीर किया है। यानी किसी शख्स की चीज की तरफ अगर गुज़िश्ता तजुर्बे की रोशनी में देखने से बच्चे के जहन में एक खाका तैयार हो जाता है कि इनकी सोच और सरगर्मी के दरमियान एक किस्म का तंजीमी अमल पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उस चीज के बारे में सोचने लगता है। मसलन नलकी के जरिए ग्लास से जूस पीना या फिर गुलाब के फूल को पहचानना। ये खाका भी बड़ा हो सकता है और आम भी। खाका बड़ा भी हो सकता है और आम भी, यानी जूस पीना, किसी दरख्त को पहुंचाना। जब बच्चे के जहन में फिक्री अमल तंजीम पाया जाता है और उसके जहन में नए खाके बनते हैं तो उसके रवैये को एक मखसूस सिमत मिलती है और वह हालात से मुताबिकत पैदा कर लेता है। तो मुताबिकत पैदा कर लेता है यानी कि हालत से जूझने की उसमें आ जाती है एनर्जी। और उसके बाद ये देखिए मवाफिकत, ये है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मतलब क्या है कि अनुकूलन। उसके दो और सब टाइप्स है, असिमिलेशन, आत्मसात, और अकोमोडेशन, समायोजन। तो मवाफिकत देखिए, हर इंसान में उसकी पैदाइश से ही हालत से मवाफिकत करने का जज्बा होता है। उससे मवाफिकत में इंजिज़ाब और मवाफिकत दो बुनियादी रवैये होते हैं। इंजिज़ाब यानी कि असिमिलेशन, इंसानी इब्तदाई मरहले पर बैरूनी अवामिल को जज्ब करता है। यानी कि मसलन अगर एक बिल्ली को बच्चा कह कर बुलाता है बिल्ली, तो उसका मतलब ये है कि अपने साथ साबिका मालूमात यानी कि प्रियर नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए जानवर को पहचान रहा है। मुताबिकत क्या रहेंगी? एकोमोडेशन। मुताबिकत इंतजाम की जिद होती है। नए अवामिल से मुताबिकत पैदा करने के लिए तब्दीलियां की जाती है, मतलब मॉडिफिकेशन। अगर बच्चे के जहन की तैयारी में तैयार करदा खाके में उसकी साबिका मालूमात में हम आहंग नहीं होती तो उस मालूमात में मुनासिब तब्दीलियां कर लेता है। बल्कि मालूमात में तब्दीली करने के बजाय वो नई मालूमात से मुताबिकत पैदा करने के लिए अपनी फिक्र में तब्दीली कर लेता है। जब बच्चे को ये पता चलता है कि बिल्ली कैसी दिखाई देती है तो दीगर जानवरों के बारे में भी उसकी तकसीम में इजाफा होता है। यानी कि इंजिज़ाब के अमल में मुताबिकत शामिल होती है कि अगर अब उसने कुत्ते को देख लिया और उसको बिल्ली कह दिया तो उसको कोई बोलेगा कि अगर ये कुत्ता है, तो फिर उसको अकोमोडेशन हुआ, उसने उसको फिट किया, मॉडिफाई किया। जीन पियाजे के मुताबिक मुताबिक इर्तिका फहम के चार अवामिल। अब देखते हैं कि प्याजे के मुताबिक इर्तिका फहम के चार मराहिल कैसे होते हैं। प्याजे के मुताबिक बच्चे की नशोनुमा चार मराहिल में होती है। 0 से 2 साल की उम्र, 0 to 2, जिसको हम हिस्सी हारकी मरहला कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। 2 से 7 साल की उम्र यानी कि प्री ऑपरेशनल यानी कि माकबल कारकर्दगी का मजाहिरा मरहला। 7 से 11 साल की उम्र ठोस कारकर्दगी का मरहला होता है। और 11 साल के बाद रस्मी कारकर्दगी का मसाहिर है। अब इसको समझते हैं चारों को। पहला मरहला जो होता है 0 से 2 साल, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें सेंसस ऑर्गन होते हैं। इस मरहले में बच्चा नकल करता है, फिर हासिल शुदा मालूमात की तंजीम करता है और देखी हुई चीज को भूल जाता है, लेकिन फिर उसे ढूंढने की कोशिश करता है।
यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि कोई चीज अगर उसके सामने से पर्दे के पीछे चली गई तो मतलब वो उसके लिए छुप गया हो, है ही नहीं मतलब। उस मरहले पर अशिया से मुतालिक रवैया फर्क पाता है। ये आपने हाथों से मुंह को छुपा लिया तो वो समझेगा कि गायब हो गए। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये सारी चीजें उसमें होती है, जो कि हमने इससे पहले भी ये देखा था। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ऑब्जेक्ट परमानेंस, रेफर्ड इमिटेशन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, और हैंड सीयर्स और आई सीयर्स के सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इसमें क्या है कि सेंसस ऑर्गन होंगे और ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये मेन मेन पॉइंट, इसको ही ऐसे याद रख लेना है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, डिफर्ड इमिटेशन, वैसी नकल नहीं कर पाता जैसे कि अगर फादर को देख लिया शेविंग करते हुए तो पूरे मुंह पे शेव कर लिया, बैठकर मम्मी को लाली लगाते देखकर पूरे मुंह पर लाली लगा दिया, इस तरह से। सेंसस टीचर होते हैं, इसमें ये याद रखना है। और अब जब प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि दूसरा मरहला 2 से 7 साल का, तो जुबान का इस्तेमाल शुरू करता है, वो लिसान नशोनुमा शुरू होती है। अलामती तस्वीर को देखकर सोचने की सलाहियत उसमें पैदा होती है, किसी शय के एक मखसूस पहलू पर वो तवज्जो मरकूज करता है और किसी दूसरे के नुक्ते नजर की सलाहियत नहीं रखता। मतलब क्या है इसका, कि इसमें एनिमिज्म एक होता है, निर्जीव सजीव नासमझी होती है। तो इसमें क्या है कि इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से चीजें रहेंगी। तो देखिए, लैक्स लॉजिक रहेगा, लैक्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, मतलब रिवर्स कैसे हो जाएगा। पानी अगर बर्फ बन सकता है तो बर्फ पानी कैसे बनेगा उसकी समझ नहीं आ पाती, या कहीं पर ले जाकर छोड़े एक रास्ते पर तो आने का रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा। एनिमिज्म अगर देखें, निर्जीव सजीव समझना, यानी कि कोई अगर जैसे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं कि बेजान चीजों को जानदार समझते हैं, जैसे टेटी वगैरह है, डॉल हो गया, तो उससे बातें करेंगे या टेटी समझेंगे। बच्चा गिर गया तो जमीन को मारते हैं कि इसने मारा, तो उसको लगता है अरे इसको मतलब बदला निकल गया। ईगो सेंट्रिज्म इसमें होता है, ईगो सेंट्रिज्म, सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, के बच्चे क्या लगता है उनको कि मैं जैसा सोचता हूँ सारी दुनिया वैसे सोचती है। सिंबॉलिक थॉट्स आते हैं, लैक्स ऑफ कंजर्वेशन होता है इसके अंदर। यानी कि अगर उसको लगता है कि अगर उसको एक शरबत दिया जाए ऐसे लंबे ग्लास में, और वही जो है तो एक मतलब जैसे कि एक प्याला जो होता है, तो उसमें पीकर अगर कोई हो गया तो उसी के सामने भी उड़ेला जाए तो उसको लगेगा कि ये ज्यादा है, वो ये लेना पसंद करेगा, छोटे बच्चे। तो उस हिसाब से करके ही बच्चों के साथ प्रैंक किया जाता है। उनको चिप्स का पैकेट में जो है तो ज्यादा हवा भर के दिया जाता है, वो समझता है कि बहुत ज्यादा इसमें है, इस तरह से। साइकिल से गिरे ना, साइकिल हाँ, पे फटाफट साइकिल को मारना, तो वो वैसा तो हम उस तरह। करते थे। हाँ, तो उस हिसाब से किसी शय का एक मखसूस पहलू पर वो तवज्जो मरकूज करता है, मतलब सेंट्रेशन आ गया इसे। दूसरे के नुक्ते नजर की सलाहियत ना रखना, मतलब क्या हो गया कि मैं जैसा सोचता हूँ तो सारी दुनिया वैसी सोचती है, ये समझना, इस तरह से। आप देखते देखिए तीसरा मरहला जो कि है 7 से 11 साल का, मुख्तलिफ अशिया और अफराद के बारे में मुंतकी तौर पर सोचने की शुरुआत होती है, तरतीब और जमात बंदी की सलाहियत पैदा होती है। मसलन उतरती या चढ़ती तरतीब में अशिया को शुमार कर सकता है वो, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यानी कि मुंतकी सलाहियत, यानी कि अब इसमें सीसीई से इसको याद रखना होता है। सीसीई मतलब क्या है, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन। चढ़ती तो सीरिएशन मतलब उसको तरतीब देना, तरतीबवार। जमातबंदी यानी क्लासिफिकेशन, तरतीब। तो क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन भी। कंजर्वेशन जो कि अब ये लैक ऑफ कंजर्वेशन था, तो अब उसको समझ में आ जाएगा कि चीजें किस तरह से। देखिए, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, डिसेंट्रेशन हो जाता है इसके अंदर, और ये याद रखना है। ये सीटेड में भी आता है, डिसेंट्रेशन किसमें होगा, विकेंद्रीकरण। यानी कि इसके अंदर अगर मरकजियत होती है, तो कौन से हो गया, तवज्जो मरकूज, तो उसके अंदर क्या होगा, दूसरे में तवज्जो मरकूज नहीं रह पाएगा ये चीज। तो अब इसके अंदर क्या आ जाएगा कि रिवर्सिबिलिटी, अचीव्स कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कलर शेप के हिसाब से वो जमा पाएगा, और लॉजिक। उसके बाद है फॉर्मल, जिसके अंदर याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट, इसमें 11 से 15 साल, हाइपोथेटिको, डिडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो इसमें क्या रहेगा, तीसरा मरहला कौन सा था, 7 से 11, दूसरा 2 से 7, और पहला 0 से 2, और ये है 11 से 11 साल के बाद। इसमें मुजर्रिद ख्यालात, मुजर्रिद मतलब जो सोच के ऊपर होंगे, हाइपोथेटिको, तस्वुरात और नजरियात के बारे में मुंतकिद सोचने पर सलाहियत होंगी।
साइंसी एतबार से सोचने की शुरुआत होंगी, खुद के बारे में बेदारी पैदा होगी। प्याजे के नजरिए के मुताबिक हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चा अपने नशोनुमा के मराहिल पर सोचता है और मसाइल को हल करता है। मौलिम को ये भी बात समझ लेनी चाहिए कि अगर एक ही उम्र के तमाम बच्चे अपने नशोनुमा के एक ही मरहले पर मुख्तलिफ किस्म के रद्द अमल का अगर इजहार कर सकते हैं, लिहाजा तलबा को दिए जाने वाले तजुर्बात सरगर्मी एहसास होने चाहिए, तब कहीं जाकर बच्चे अपने आमोदिश में दिलचस्पी लेंगे और इससे लुत्फानंदाज होंगे। इन तजुर्बात के मुनासिब और मौजू इंजजाब यानी एसिमिलेशन की वजह से उनकी आमोदी सलाहियत में इजाफा होगा। और उसके नजरिया में इर्तिकाए फहम के अमल का इतलाक जो हमने पहले देखा है वो क्या है, कि हम समझ सकते हैं कि अपने बारे में कैसे सोचेगा बच्चा, मसाइल हल करने पर कैसे तवज्जो मरकूज करेगा, हालात जानने की कोशिश कर सकते हैं। एक जमात में मुख्तलिफ फिक्री सतह के हामिल बच्चे होते हैं जिनकी मालूमात भी मुख्तलिफ होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हर बच्चा एक ही जहनी सतह का हामिल नहीं होता। हर बच्चा अपने हिसाब से समझता है, सोचता है। और मौलिम को ऐसे तरीके तदरीस का इंतखाब करना चाहिए जो तलबा की सलाहियतों को फरोग दे सके, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तालीम ना छोड़े कि स्कूल में जो पढ़ाया जा सके उसे वो समझ नहीं पाता, इसलिए तालीम ना छोड़ दे बच्चा। तो इसलिए कैसे कि बाला का कॉन्सेप्ट है, यानी बाला का फुल फॉर्म क्या है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, जिसमें दरवाजा खुल रहा है तो कितने सेंटीमीटर से खुल रहा है उसके ऊपर निकाल दिया गया। जो दीवारों पर मतलब जिराफ वगैरह को उतार दिया गया, उसमें हाइट बच्चे नाप रहे हैं वगैरह इस तरह। प्याजे के मुताबिक हर शख्स को अपने सोचने की सलाहियत की नशोनुमा करनी चाहिए। आमोजिश क्या है, एक तख्लीकी अमल है, क्रिएटिव प्रोसेस है कि सीखना। जब बच्चे की जहानत नशोनुमा हो जाती तो उसे मुख्तलिफ सरगर्मी में मुलविस रखना चाहिए। जो बच्चा इल्म हासिल करता है उसके जहन में महफूज हो जाना चाहिए। तो स्कूली दुनिया क्या है, इस तरह से उसकी तालीम तजुर्बात का छोटा अक्स होता है, और उसको तजुर्बात को महज उसकी इंसानी नशोनुमा तक महदूद नहीं रख सकते। प्याजे के तरीके पर अमल करते हुए मौलवी ये तय कर सकता है कि कोई भी निसाब बच्चे की उम्र के मुताबिक फायदेमंद है या नहीं। एक नई तहकीक से ये भी पता चला है कि एक ही जमात के और एक ही उम्र के बच्चों की जमा तफरीक ये भी बराबर से नहीं हो पाता मैथ्स का। और रियाजी की सरगर्मी का इंहिसार डिपेंड किस पे होता है, रियाजी की महारत के इतलाक पर। उसी तरह से अगर प्याजे के मुताबिक मर्द की आमोजिश की सलाहियत निसाब में पाई जाने वाले तनु तुफल मरकूज तालीमी निज़ाम के चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पर होता है, और मुनासिब सदर पैमाए बच्चे के नशोनुमा के अहम अवामिल होते हैं। और हमने फिर पढ़ा वाइगोट्स्की का, जब हम देखते हैं उसके बाद वाइगोट्स्की के नजरिए का तालीमी इतला, तो ये हमने ये भी जान लिया है। अब हम कोलबर्ग का अखलाकी तरक्की का नजरिया पढ़ने वाले हैं, तो उससे पहले हम जो हमने दोनों पढ़ा है प्याजे और वाइगोट्स्की, उसके बारे में फर्क हम जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्याजे एंड वाइगोट्स्की। तो देखिए, पहला है फर्क के बुनियाद परस्त तश्कील इल्म का माहिर था प्याजे, लेकिन वाइगोट्स्की का ख्याल है कि इदराकी तरक्की तहजीब के लिहाज से बदलती है। दोनों में क्या फर्क हुआ, बुनियाद परस्त तश्कील इल्म का माहिर, और वाइगोट्स्की का ख्याल है कि इदराकी तरक्की, तो इदराकी तरक्की और ये बुनियाद तरफ परस्त तश्कील है। प्याजे के मुताबिक इदराकी तरक्की हर तहजीब में एक जैसी होती है, और इसके मुताबिक क्या है कि इदराकी तरक्की तहजीब के लिहाज से बदलती है। ये वाला फर्क है दोनों में। प्याजे पर ये तनकीद की गई कि उन्होंने इदराकी तरक्की में जुबान पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लैंग्वेज पर ही नहीं जोर दिया। और वाइगोट्स्की ने क्या किया कि इदराकी तरक्की में जुबान की अहमियत को ज्यादा फौकियत दी है। जुबान की तरक्की के ख्यालात पर मुनहसर होती है, यानी पहले ख्यालात आते बाद में जुबान आती है, ये प्याजे ने कहा। लेकिन इंसान की इब्तदाई जिंदगी में ख्यालात और जुबान अलग अलग होते हैं। जब वो 3 बरस का होता है तो ख्यालात पहले आते हैं और बाद में गुफ्तगू की सलाहियत पैदा होती है, ये वाइगोट्स्की ने कहा है। आमोजिश तरक्की में मुआविन होती है और आमोजिश एक वसीला है तरक्की का, ये कहा है वाइगोट्स्की ने। और तरक्की का आमोजिश की रहबरी करती है, ये कहा है प्याजे ने। और तरक्की का अमल अंदरूनी जानिब से दाखिली जानिब होता है, इंटरनल से एक्सटर्नल। और इन्होंने क्या कहा कि तरक्की का अमल दाखिली जानिब से अंदरून की तरफ होता है, कि एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है। अना मरकूज होता है ये ईगो सेंट्रिज्म, क्योंकि इदराक पुख्ता नहीं होते, और ये निजी होता है, इंडिविजुअल प्राइवेट जाती ख्यालात तरक्की में मुआविन होते हैं और इदराक की तरक्की में अहम रोल अदा करते हैं। तो गाइगोड्स के साथ क्या याद रखेंगे, और चीजें प्राइवेट स्पीच, सेल्फ रेगुलेशन और लैंग्वेज, कि लैंग्वेज से वो कम्युनिकेट कर सकता है। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, अंदर से जो बोलेगा, कि अगर इस्त्री करते हुए कोई अगर बच्ची बोल रही कि अरे मैंने अब पैंट की इस्त्री रह गई, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको आसिफ ज्यादा है वो। ऐसे ऑप्शन आते हैं
या उसको आसिफ का साया है, या फिर उसकी माँ बड़बड़ करती थी इसलिए वो कर रही है, या फिर वो सेल्फ रेगुलेट मतलब प्राइवेट स्पीच अपने तौर पर। तो प्राइवेट स्पीच से क्या करता है इंसान, सेल्फ रेगुलेट करता है। किस तरह, इनर स्पीच भी बिल्कुल। साइलेंट इनर स्पीच जो मन के मन में जो रहेगी, साइलेंट साइलेंट इनर स्पीच। और सोशल स्पीच जो है कि सारी जो आ जाएंगी लैंग्वेज, ये सोशल इंटरेक्शन हो जाना। और सेल्फ रेगुलेशन जो खुद को रेगुलेट करने के लिए और खुद को मोटिवेट करने के लिए होगा, सेल्फ रेगुलेशन। ये चीजें याद रखना है। अब हम देखेंगे कोलबर्ग का अखलाकी तरक्की का नजरिया, कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। बहुत सारे माहिरीन नफ्सियात और फिलोसोफरों ने इक़्तिदार अखलाकी तालीम को मरकजी हैसियत दी है। कोलबर्ग और प्याजे और दीगर माहिरीन नफ्सियात ने अखलाकियात और इक़्तिदार का मुताल्या बहैसियत इदराक की तरक्की के किया है। अखलाक का ताल्लुक किसी शख्स के जाती शऊर से होता है। बहुत कम ऐसे तरीके हैं जिससे हम किसी के जाती अखलाक को संवार सकते हैं, लेकिन जब हम मुसलसिल तौर पर बच्चे को अखलाकी बहस व मुबाहिसा, सरगर्मी और कहानी सुनाते हैं तो अखलाक संवर जाते हैं। और उसे ऐसे मौके फराहम करें कि वो अपने बर्ताव से अखलाक को जाहिर करे। अखलाकी तरक्की में स्कूल के अलावा खानदान का भी अहम रोल होता है। अखलाक से इस बात का पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है, सही और गलत का फैसला करना। तो ये कोलबर्ग का क्या था, नैतिक निर्णय पर ये थ्योरी थी, मोरल डेवलपमेंट पर, मोरल डिलेमा पर। मोरल डिलेमा मतलब क्या होता है कि कोई भी दुविधा में जब इंसान फंस जाए तो उसको आ, उसका डिसीजन लेने की तर्क शक्ति कहलाती है मोरल डिसीजन। अखलाक सिर्फ हमें ये नहीं है कि हम क्या करें, बल्कि ये भी कि हमारे हक क्या है। अपने फराइज का एहसास होना भी अखलाकियत में शामिल है। बैठे बैठे। तो उन्हें ऐसे मौके फराहम करे कि वो अपने बर्ताव से अखलाक को जाहिर करे। अखलाकी तरक्की में स्कूल के अलावा खानदान का भी अहम रोल है। तो क्या हुकूक है, अपने फराइज का एहसास होना भी अखलाकियत में शामिल है। अखलाकियत को इक़्तिदार भी कहा जाता है, जिसमें चंद अफ़आल होते हैं जिससे किसी शख्स की जिंदगी तय होती है। अखलाकी उसूल बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं और जो इक़्तिदार तय करते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोशिश करने से कबल कोई पेशगी शर्त तय की जाए, या किसी खास उसूल को अपनाया जाए या कबूल किया जाए। क्या इंसान को किसी ज़ाब्ते अखलाक का पाबंद होना चाहिए। इक़्तिदार के निज़ाम का रास्त तरीका यानी कि डायरेक्ट तरीका ताल्लुक शख्स के अखलाकियात से होता है, शख्सी अखलाकियात से। कोलबर्ग ने तो कोलबर्ग ने ये देखिए, कोलबर्ग है ये, उसने बच्चों की अखलाकी तरक्की को 3 मराहल में बयान किया है। तो कोलबर्ग नहीं है। उसके मुताबिक अखलाकी तरक्की का जहनी तरक्की से बड़ा गहरा रब्त होता है, जुड़ा हुआ होता है, मरबूत होता है। वो बच्चा पहले अखलाकी उसूलों के लफ्जी से ही मालूम कर लेता है, और उसके बाद में बहुत पाकीज़ और गैर वाज़ेह जो होते हैं। बच्चों को उन उसूलों की जरूरत होती है जो समाजी मुताबिकत में मुआविन हो सके, मतलब मददगार। झैल में 3 मराहिल दिए गए हैं। पहला क्या है, कबल रस्मी तालीम का मरहला। कबल रस्मी, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा जाएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज इस मरहले में बुनियादी व अखलाकी मसाइल पर मादी नताइज के मुताबिक गौर करता है। बच्चे अपनी कुव्वत और कमजोरी के अलावा वो नेक होंगे, बदचलन होंगे, ये उसकी खुद शनासी पर मुनहसर होता है। इस मरहले के दो ज़िमनी मराहिल भी है, तालीम अदब व हुकूक को मानना, और रब्त और इमदादी बाहमी का जज्बा रखना। और आगे। देखिए हाइंस डिलेमा क्या था, तो हाइंस जो है तो एक पर्सन का नाम है, ये हाइंस। और डिलेमा कहते हैं दुविधा, डिलेमा यानी कि दुविधा। तो इसमें क्या है कि उसकी पत्नी जो है हाइंस की, उसकी बीवी कैंसर से जूझ रही है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि इसको एक ही इलाज है, एक दवा है जो अगर आप ला कर दे दो, जो कि अभी हाल ही में अ, शहर में लॉन्च हुई है। तो अगर वो आप ला कर दे दोगे तो आपकी बीवी की जान बच सकती है, उसने ऐसा बताया। तो हाइंस जो है तो बहुत धर्म संकट में आ गया, तो इसलिए उसको नाम दिया गया हाइंस डिलेमा, हाइंस की दुविधा। वो जाता है एक फार्मासिस्ट के पास जहाँ पर वो डिस्कवर हुई थी, उसको कहता है कि एक दवाई चाहिए। वो कहता है कि देखिए ये तो दवाई है, लॉन्च हुई है। और वो भले ही जो फार्मासिस्ट था उसने उसको 10,000 में बताया था, लेकिन वो उसका 10 गुना ज्यादा लेता है अमाउंट। वो कहता है कि 1 लाख की दवा है। 1 लाख की सपोज अगर हम मान लेते हैं, तो 1 लाख की दवा, अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे, बेचारा था गरीब।
तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो उसको बोलता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, वो कहता है कि मैं देखो 1 लाख से 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा, ये मैंने अभी बनाया है बहुत मेहनत करके, इससे तो मैं कमाई करके रहूंगा। फिर वो जाता है अपने रिश्तेदारों के, उनके पास, सारे लोगों के पास, वो कहता है कि ये मदद करो, ऐसा ऐसा है। जितने भी जोड़ तोड़ करके वो जमा करता है, अमाउंट तो होती है 50,000 के करीब। वो 50,000 के करीब अमाउंट होती है, वो आधी अमाउंट लेकर वो फार्मासिस्ट के पास जाता है। वो कहता है कि इतने में थोड़ा कर लो एडजस्ट, मैं बाद में दे दूंगा। वो कहता है कि उधारी बंद है, मैं उधार नहीं देता। अब ऐसे बहुत लोगों ने कहकर गया था और लाकर नहीं दिया। मैं तो 1 लाख के नीचे फरोख्त ही नहीं करूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में जो हाइंस के ताल्लुक से ऐसी दुविधा में आ जाता है, तो ये कोलबर्ग ने क्या किया था, एक क्लास में जमा किया था बच्चों को, 6 से 12 साल के बच्चे, और जो कि पूरे बॉयज थे। और उसी तरह से उनसे ये सवाल किया था कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करना चाहिए हाइंस को, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में अगर वो फॉल होगा तो इसमें क्या आता है कि गुड बॉय एंड गुड गर्ल का एटीट्यूड उसके अंदर आता है। मिसाल के तौर पे देखिए, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है इसके अंदर आता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ये 4 से 10 साल तक ये जागरूक हो जाती है, मतलब कोई भी इंसान के अंदर मोरल डिसीजन यानी थिंकिंग, मोरल रीजनिंग भी उसे कहा जाता है। तो ये क्या था कि देखिए, ओबिडेंस एंड पनिशमेंट इसके अंदर आता है। पहले में क्या है कि ओबिडेंस एंड पनिशमेंट, कि अगर गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। और जो उसका दूसरा है, दूसरा स्टेज है कि म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, कि मेरे लिए इसने किया था तो मैं भी इसके लिए कुछ करूं। तो देखिए, इसमें ये आता है पहला कि तालीम में अदब व हुकूक को मान लेना, कि अगर वो ओबे कर लेता है रूल को, अगर डिस ओबे करेगा तो उसको जेल हो जाएगी कि उसने कानून का उल्लंघन किया है इसलिए। तो वो गुड बॉय गुड गर्ल के अंदर एक आता है। उसके अलावा रब्त और इमदाद बाहमी का जज्बा रखना है, कि अगर बीवी ने मेरे लिए इतनी खिदमत की तो मैं, मेरा फर्ज बनता है कि उसके लिए मैं उसको कैसे भी दवाई ला कर दूं। टिट फॉर टैट। रस्मी हालत अगर हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि मतलब प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद में कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल में 10 से 13 साल की उम्र में ये चीज होती है जागरूक, और ये होता है गुड बॉय नाइस गर्ल का ओरिएंटेशन। तो गुड बॉय और गुड गर्ल या नाइस गर्ल ये कब आता है, कि इसमें आता है कि ऑनेस्टी, अप्रूवल, प्रेस, जो मतलब उसको हौसला अफजाई की जाएगी, उसकी तारीफ की जाएगी, शाबाशी दी जाएगी। तो ये सब इंटरपर्सनल रिलेशन में आता है, यानी कि मिसाली बच्चे बनने का जज्बा जिसमें आ जाएगा। और समाजी उसूलों पर अमल पैरा होना, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर। तो समाजी उसूलों पर अमल पैरा होना, इसमें क्या होता है कि इस मरहले में बच्चे दूसरों को खुश करने के वास्ते समाजी निजाम के लिए अखलाकी फैसला करते हैं, कि देखो कि ये चीज अलग हो गई कि पैसे नहीं है, तब इससे ऐसा भी हो जाएगा कि कोई मुआशरे में हो जाएगा कि बीवी के लिए इसने चोरी कर लिया, या ऐसा भी हो सकता है कि बीवी की खातिर चोरी करके अच्छा समझ रहा है, कोई कोई बुरा समझ रहा है। और उसमें दूसरों की मोहब्बत में ज्यादा रहते हैं, उन्हें मालूम हो जाता है कि किरदार की कुछ खूबियां काबिल तारीफ है तो कुछ काबिल खिदमत भी होती है। तो समाजी उसूल भी कुछ बनाए हुए हैं कि नियम, कि समाज में लोग उसको कह रहे हैं कि अच्छा या बुरा। तो सोशल लॉ एंड ऑर्डर का पालन करना, इस दौर में बच्चों की मालूमात का दायरा वसी हो जाता है, और समाजी उसूलों पर अमल पैरा होने का मसाली शख्सियत बनना ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से इसकी अखलाकी तरक्की पर ज्यादा असर पड़ता है। उसके बाद रस्मी तालीम, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसमें क्या आता है, अखलाकी नुक्ता नजर के मुताबिक सही कुव्वत फैसला लेने के तहत फैसला किया जाता है। बच्चे को अपने तजुर्बात के तहत मालूम हो जाता है कि अगर बाहर और घर दोनों जगह एक मिसाली घर उसूल तैयार करना है, तलाश करना है, और वह हक और इंसाफ, मुनासिब गैर मुनासिब की तमीज करने लगता है। इस मरहले के दो अहम झैली मराहिल होते हैं। वो होता है अखलाकी आदाब में लचक होना, और अंदरून उसूल और सजा के पैमाने की कसौटी। बच्चों के अफ़ाल और किरदार में पुख्तगी आती है, किरदार की नौयत अखलाक आदाब के जरिए पहचानी जाती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए कन्वेंशनल में, कि देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, कि पहले में क्या है, अखलाक के आदाब में लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट, कि मतलब रिश्वत को नया बोलूंगा मैं, और उसी तरह से फेयर हैज नो प्लेस इन स्कूल, कि इसमें क्या कर रहा होता है वो, कि जो सोशल मुआहदा बना हुआ है कि रिश्वत गलत समझी जा रही है, और इंडिविजुअल राइट, कि इंसान के भी कुछ हक है, कि सपोज कीजिए कि कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, वो कह रहा है कि ये फार्मेसी इतना कैसे महंगा बेच सकता है, तो एक धरने पे, आंदोलन पे बैठ सकता है इंडिविजुअल राइट पर। तो अखलाकी आदत में लचक और अंदरून उसूल और सजा के पैमाने की कसौटी, यानी कि उसके बाद है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल अखलाकी आदत में लचक में आ जाएगा, और अंदरून उसूल और सजा के पैमाने की कसौटी ये आ जाएगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के सब तरफ जो उसूल चल रहे हैं, जैसे कि सत्य की रस्म हो गई, और गांधी जी का जो है, उनका जो उसूल क्या था कि हिंसा के खिलाफ में लड़ाई। तो उन्होंने अहिंसा की मार्ग दिखाया लोगों को, हिंसा से रोका। तो ये उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये यूनिवर्सल एथिकल तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं, मतलब छठी स्टेज तक, जो कि जिसके मंडेला का एक कानून है। उन्होंने क्या किया था, मंडेला ने जो भी चीजें, मतलब जो लोग यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को रखकर इसमें आते हैं, तो वो चीजें आ जाएगी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में। तो ये हो जाता है अंदरूनी उसूल के सजा के उसूल। तो इसमें क्या रहेगा, बच्चों के अफाल किरदार में पुख्तगी आती है, किरदार की नोयत अखलाक आदत के जरिए पहचानी जाएंगी। अब देखिए, तरक्की पसंद तालीम प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, कि तरक्की पसंद तालीम का आगाज बतौर एक तहरीक हुआ जो सख्त तादीबी और रस्मी तालीम के खिलाफ था। ये एक इनकलाब था जो गैर इंसानी मैकेनियाती और सोच वाली तालीम के खिलाफ में था, जिसमें बच्चों को एक खाली बर्तन समझकर असातिज़ा क्या करते, उसमें भरने की, तालीम को भरने की कोशिश करते। तरक्की पसंद तालीम यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन, तरक्की पसंद तालीम के नजरिए ने इस रिवायती सोच को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि मुअल्लिम सब कुछ जानता है और बच्चा कुछ भी जानता है। रिवायती फिक्र में यह बात भी मुजमिर थी छुपी हुई कि हर तरह का इख्तियार और मजाज सिर्फ मुअल्लिम था, और इसमें मुअल्लिम और तुलबा के दरमियान पाए जाने वाला रब्त भी नामुनासिब था। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ बालिगान ही पैदा होते हैं, जहाँ असातिज़ा सिर्फ तलबा की बाले जिंदगी पर तवज्जो मरकूज करते और बच्चे के बचपन और मौजूदा उम्र के लिहाज से उसके तजुर्बात को भी खातिर में नहीं लाया जाता। तरक्की पसंद तालीम में बच्चों की मरकजियत दी गई। इसमें बच्चों के बचपन और उसके तजुर्बात को मलहूज रखकर और स्कूल में जारी मुख्ताराना रवैयात को, रिवायत जो रहेंगे, उसको खत्म किया गया। तरक्की पसंद तालीम में इस बात की भी नफी की गई कि बच्चा कोई खाली बर्तन नहीं, जैसे असातिज़ा अपने इल्म से भरे, और उस बात को तस्लीम किया गया कि बच्चे एक पौधा है, यानी सिर्फ एक खाली बर्तन नहीं है कि जिसमें असातिज़ा अपने इल्म से भर दे। ये भी तस्लीम किया गया कि बच्चा एक पौधे के जैसा है, कि उसको एक अपनी मौरूसी सलाहियत के बलबूते पर परवान चढ़ाता है और चारों तरफ अपनी महक को फैलाता है। इसमें असातिज़ा की शराकत सिर्फ इतनी होती है कि वो एक साजगार माहौल मुहैया करता है। तो साजगार माहौल ये मुहैया कर रहा है होता है, और ताकि बच्चों की नशोनुमा हो सके, ग्रोथ, और ऐसे मौके भी फराहम करे कि उनकी महारतों को फरोग हासिल हो। तरक्की पसंद तालीम में बच्चों की लियाकत और तख्लीक फितरत बहस का मौजू बन जाती है, और रिवायती तालीम में इस्लाह की जाती है। इसमें बच्चे की शक्ति और दिलचस्पी को भी मलहूज रखा जाता है। इसमें इस बात पर यकीन रखा जाता है कि बच्चे फितरी तौर पर और मौरूसी तौर पर अच्छे होते हैं, और इस बात को भी मुस्तरद किया जाता है रिजेक्ट के बच्चे की शबिया एक गुनहगार मखलूक की सी है जिसकी इस्लाह करना जरूरी है। इस बात को तस्लीम किया जाता है कि बच्चे तजस्सुस, मतलब क्यूरियोसिटी, मौजिद या तख्लीफ कार और फितरी तौर पर आमोजिद से रगबत रखते हैं। तो बेट्रेंड रिसेल के मुताबिक और दीगर माहिरीन ने बच्चों को मुकम्मल आज़ादी देने, उनकी इंफरादियत का लिहाज रखने और तखलीकात की तारीफ करने पर जोर दिया। दौरान तदरीस बच्चों से प्यार और मोहब्बत से पेश आया जाए और उन्हें कतई सजा न दी जाए। तरक्की पसंद तालीम की तारीख बहुत पुरानी है। हम यहाँ चंद तरक्की पसंद माहिरीन तालीम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम रूसो के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जो सबसे ज्यादा तालीम पर असरअंदाज हुआ। उसका ताल्लुक यूरोप से था। उसने तालीम को फितरी और प्यारो मोहब्बत आमेज बनाने की तरफ तवज्जो दी। इस जमाने में उसकी बहुत सी मुखालिफत भी की गई, बाद में उस नजरिए को सारी दुनिया ने तस्लीम किया। रूसो ने तालीम को तालिब इल्म मरकूज बनाया और इस बात का मुताला किया कि बच्चे को आज़ादी दी जाए और उसे फितरत के करीब में रखा जाए। दूसरा माहिर तालीम कौन था, जॉन डीवी। डेवी जो था, तो डेवी के मुताबिक क्या है कि जिसका ताल्लुक अमेरिका से, उसने तालीम में जमहूरी उसूलों को अपनाने की बात कही। सारी जिंदगी उन्होंने बतौर मुअल्लिम आज़ादी और अमेरिका के तालीमी निज़ाम में इस्लाह की। इसी तरह दीगर माहिर नफ्सियात भी है। उसके नजरियात क्या है, जैसे कि जीन जॉक्स रूसो,
जीन जॉक्स रूसो। ये रूसो एक मशहूर तरक्की पसंद माहिर तालीम था जिसने जो फितरत जो थी उसको तालीम से मरबूत किया, एक दूसरे से मुंसलिक किया। तो तालीम को फितरत से इन्होंने मरबूत किया है और इसने तालीम को तुफल मरकूज यानी कि चाइल्ड सेंटर बनाने की कोशिश की। तालीम से ताल्लुक के इसके ख्यालात इस जमाने में इनकलाबी हैसियत रखते थे। उसकी नावल जो थी इमिली, उसने ये बताया कि खुदा ने हर इंसान को अच्छा इंसान बनाया लेकिन इंसान ने फितरत में बिगाड़ पैदा करके हर चीज को बर्बाद कर दिया। और इस जमाने में ये नावल आलमी शहरत शहरत हासिल कर गई और तालीम पर एक नई मोहब्बत का आगाज हुआ। उसने ये बात भी बताई कि दुनिया के सारे मसाइल इंसान के अपने पैदा करता है और इंसान ने फितरत में मुदाखलत करके सारे मसाइल को पैदा कर लिए। रूसो के मुताबिक इंसानों ने तालीम का गलत मतलब अख्ज कर लिया और इसलिए वो अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो गए। रूसो ने इस बात की भरपूर तायद की कि तालीम ही समाज को बदलने का एक जरिया है। रूसो के नजरिए तालीम में उसने ये भी वाजे किया कि तालीम के स्टेज पर तालिब इल्म का कलीदी रोल होता है। ये कलेजी रोल किस तरह से होता है और बाकी तमाम किरदार उसकी मदद करने वाले होते हैं। उसका कहना था कि आमोजिस इंसान की फितरी आदत है, नेज तमाम आजाद जो होते हैं। तो तमाम किरदार उसकी मदद करने वाले होते हैं। उसका कहना यह था कि आमोजिस इंसान की फितरती फितरी आदत है और तमाम जो आजा होते हैं और खवा की नशोनुमा भी एक किस्म की तालीम ही होती है। तलबा को बेहतर जिंदगी बनाने में मदद करने वाले तालीम ही बेहतर वसीला है। और रूसो ने इंसानी नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहल को बयान किए। कौन से मराहल थे? जैसे कि अयाम तुफल, वो था 1 से 5 साल। रूसो उस उम्र में बच्चे की जिस्मानी जिस्मानी जो नशोनुमा थी उस पर ज्यादा जोर देता है। वो कहता है कि उस उम्र में बच्चे को फितरत के सुपुर्द कर देना चाहिए और उसे किसी किस्म की रिवायती तालीम भी नहीं देनी चाहिए। अलबत्ता उसकी हरकतों और कोशिशों में बच्चे की रहनुमाई करना चाहिए ताकि बच्चे की नशोनुमा फितरी तौर पर मुकम्मल हो सके। बचपन जो है तो इसमें 5 से 12 साल है, तो इस उम्र में बच्चे के आसाबी निजाम की नशोनुमा बेहद जरूरी होती है। और अपनी किताब इमाइल में रूसो ने वजाहत कर दी कि बच्चों को उनकी उम्र में जुबान, तारीख, जुगराफिया का कोई निसाब नहीं पढ़ाना चाहिए, सिर्फ खेल के जरिए ही तालीम देनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि बच्चा दिलचस्पी से सब कुछ सीख ले। वो कहता है कि बच्चे को फैसला करने की आज़ादी दी जाए और जिस्मानी हरकत की हुस्न में भी उसे आज़ाद रहने का इख्तियार दिया जाए ताकि वो फितरी तौर पर जिस्मानी अतफाल और उसी तरह आसाबी निज़ाम और जिस्मानी कुवा को हरकत दे सके और अपनी रोजमर्रा के कामों में उनके इस्तेमाल कर सके। रूसो कहता है कि बच्चे की उम्र उसकी जिंदगी के मरहले में है जिसमें उसकी कोई जहनी नशोनुमा होती है, इसलिए बच्चे को मुख्तलिफ मज़ामिन सिखाए, अब उसे बाज़ाब्ता तालीम दी जाए ताकि वो तालीम में खुद कफिल बन जाए। उसकी फितरी नशोनुमा के लिए जिस्मानी कहानियां पढ़ने की तरतीब भी दे सके, सिंदबाद जहाजी का सफर वगैरह इस तरह से। तो ये रूसो के मुतालिक था। फिर ये बलोगत की उम्र बताएगी 18 से 15 साल। इस उम्र में बच्चे की जज्बाती और अखलाकी नशोनुमा पर तवज्जो देना बहुत ज्यादा यानी अशद जरूरी है। और इस उम्र में बच्चे की ख्वाहिश ये होती है कि वो समाज से जुड़ जाए। अब से अब उसे अपनी और जो दूसरों की पसंद या नापसंद का एहसास हो जाता है। उस उम्र के बच्चे समाजी, सियासी और मुआशी, तारीखी और मजहबी उमूर से वाकिफ होते हैं। यहाँ जहनी अखलाक और अखलाकी तालीम से भी वो तारुफ किया जाते हैं। तालीम निस्वा मतलब क्या होता है? जो लड़कियों की तालीम होती है उसके मुतालिक रूसो का यह नजरिया था कि रूसो का ख्याल है कि मर्द की जिंदगी औरत ही से मुकम्मल होती है, इसलिए औरत को तालीम से दूर नहीं रखना चाहिए। रूसो के मुताबिक औरत के उस बुनियादी काम जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, घर का काम वगैरह भी सिखाई जाए, उसी के साथ ही उसको असली तालीम भी दी जाए। और रूसो का एक मनफी नजरिया तालीम था कि रूसो का ख्याल ये था कि बच्चे को सच्चाई और इक़्तिदार से वाकिफ कराने के बजाय उसे बुराइयों से दूर रखा जाए। यही उसका मनफी तरीका है और मनफी नजरिया होता है। रूसो तालीमी सरगर्मियों को अहमियत देना चाहता है लेकिन उसके बरक्स किताबी तालीम को अहमियत नहीं देता। उसका कहना है कि गलती करना बच्चों की फितरत में शामिल है, कि बच्चे गलती करके सीखते हैं और सीडीपी में यह गलती करना पॉजिटिव में आता है, इसलिए उन्हें सजा ना दे। बच्चों को सख्ती के साथ नज्म और नस्क से सिखाया नहीं जाता है, अलबत्ता बच्चों को आदब सिखाने में दरपेश रुकावटों को दूर करना चाहिए। उसके बाद हम ये देखेंगे जॉन डेवी का नजरिया।